गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और आज इवनिंग में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी और सबसे ज़्यादा डिबेट जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किया जा रहा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। भारत को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को करने के लिए, और पूरी दुनिया को एक तरह से लीडरशिप कर रहा है अभी इंडिया। उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और जिक्र करेंगे कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बनने का इतिहास रहा है ना। पूरी दुनिया को अभी एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी उस पर आरोप लगाए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी दुनिया ये आरोप लगा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के साथ धोखा भी किया है। कहीं ना कहीं उसने चीन का पक्ष रखा है, और जो ये कोरोना डिजीज जो है, पेंडेमिक जो बन चुकी है, उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने में, महामारी डिक्लेयर करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत देर की है। और उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि क्या क्या कब कब ऐसा समय था जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करके इस पूरी महामारी को पूरी दुनिया में फैलने से बचा सकता था। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिबेट करेंगे इस पूरे वीडियो में। और यहां पर मैं आप सभी लोग को ये फिर से बताना चाहूंगा कि इसका जो कंप्लीट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, तभी आपको इसके बारे में, नई नई वीडियोस के बारे में बहुत जल्दी पता लगेगा। और आपको अगर कंप्लीट कोर्स करना है जनरल स्टडी का, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप का लिंक भी मिल जाएगा इसी में, और आप लिंक करके ऐप में जा सकते हैं। वहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स रखे हैं। तो जरा चलें, जरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। लगभग 1830 का टाइम पीरियड था, 1830 का समय था। पूरी दुनिया में एक डिजीज बहुत तेजी से फैल रही थी, वो भी पेंडेमिक डिजीज के ही तौर पर, कम्युनिकेबल डिजीज ही माना गया, जिनमें था कॉलरा। उसे हैजा के नाम से भी आप जानते हैं। और हैजा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। जब वो हैजा पूरी दुनिया में फैलती रही तो इसके ऊपर लगभग किसी ने कोई चर्चा नहीं की। किसी ने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उस पर तब होने शुरू हुआ जब वो प्लेग जो है, कॉलरा जो है, यूरोप की कंट्रीज में फैलने लगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पूरी दुनिया में मैं अगर बात करूं, तो अगर आप ये मान लें कि जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होती हैं, इक्वेटोरियल कंट्रीज मतलब जानते हैं ना, विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले गरीब वही देश हैं। उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा भुखमरी होती थी और उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी इक्वेटोरियल कंट्री को ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। पेंडेमिक के तौर पर आपने देखा होगा जीका, इबोला, इस तरह की सारी बीमारियां, सार्स जो फैला था 2003 के टाइम पीरियड में, वो सारी की सारी इक्वेटोरियल कंट्रीज में फैली हैं। ठीक है, तो उन कंट्री से वो यूरोप पहुंचा हैजा, कॉलरा। ठीक है, और 1847 तक जाते जाते पूरे यूरोप को हैजा ने, कॉलरा ने घेर लिया। फिर क्या बात हुई, फिर यूरोप के देशों में जैसे ही फैला ये, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप के सारे कॉलोनलाइज कंट्रीज, यानी कि यूरोप के सारे गुलाम देश कहाँ हुआ करते थे, लगभग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में, सारे कॉन्टिनेंट गुलाम हुआ करते थे। और जब ट्रेड करते थे तो उसी ट्रेड के थ्रू ये कहाँ पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। अब यूरोप वालों ने सोचा भाई अब आगे क्या किया जाए, तो मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा आपके साथ। तो जब इसके बारे में बात होने लगी, भाई पेंडेमिक डिजीज फैल रही है, कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है, तो यूरोप के कुछ देशों ने एक समिट बुलाया, जिस समिट को जाना जाता है सैनिटरी कॉन्फ्रेंस। ये जो है, आप सभी लोग देखिए यहाँ, ये फर्स्ट इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस, ये 1851 में बुलाया गया। और 1851 में इसे बुलाया गया पेरिस में बुलाया गया। अच्छा देखिए, पेरिस में जब बुलाया गया तो क्या बात हुई, कि इस तरह के पैंडेमिक को किस प्रकार से रोकने हैं। तब दुनिया के ज्यादातर देशों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, उनके बीच में तालमेल अच्छा नहीं हुआ करता था, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस क्या हो गई, फेल हो गया। इसके कुछ टाइम बाद फिर से आप देख रहे होंगे, इसके बाद फिर से दूसरा एक बुलाया गया, एक समिट बुलाया गया, जिसे बोला गया इंटरनेशनल सैनिटरी कन्वेंशन 1892 में। जरा ध्यान दें, इसी से रिलेटेड एक दूसरा बुलाया गया 1891 में, इंटरनेशनल सैनिटरी कन्वेंशन बुलाया गया 1892 में बुलाया गया। और जब 1892 में इसे बुलाया गया था जेनेवा में। तो इसमें बुलाया गया, इसमें बोला गया भाई सारे देशों को समझाया गया कि सारे लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इस तरह की पैंडेमिक डिजीज को दुनिया में फैलने से रोके।
और जब सब ये बातें कहने लगे तो भी फिर किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया इसे, सबने कहा भाई अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सब हम देख लेंगे खुद से। इसके बाद अमेरिका, आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका आया सामने और अमेरिका ने एक बनाया पैन अमेरिका सैनिटरी ब्यूरो 1902 में। इसे शॉर्ट फॉर्म में पाहो भी बोला जाता है, जरा सब लोग ध्यान दें, PAHO, पाहो। इसे बनाया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिलेटेड विद द हेल्थ, जिसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। और इन्होंने स्वास्थ्य से रिलेटेड जब काम करना शुरू किया तो काम करता रहा, पैन अमेरिकाना काम करता रहा। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी ये बोला जाने लगा है कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। और फिर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 में बनाया गया लीग ऑफ नेशंस। आप जानते हैं लीग ऑफ नेशंस ने ही बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ध्यान रखिए यहां पर पैन अमेरिकाना के बाद 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बना, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ काम किए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाया लीग ऑफ नेशंस। जब बना तो उसने बनाया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग। क्या बनाया? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग जब बनाया गया तो उसका काम क्या रखा गया कि दुनिया में जो बीमारियां फैलती हैं, आपको पता होगा जो ये वाला टाइम पीरियड था लीग ऑफ नेशंस के बनने वाला टाइम पीरियड, लगभग 1918, 90, 20, 21, 22, 23, 24, ये जो टाइम पीरियड था, इस समय पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बीमारी फैल रही थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रही थी, प्लेग। और प्लेग ने भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को वैसे ही तबाह कर दिया था जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना कर रहा है। तो एक कहां भूमिका बन गई कि अब आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की को कमी खलने लगी पूरी दुनिया को, और सबको ये बात पता लगने लगी कि भाई अब हमको एक साथ आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड काम करे। ठीक है, फिर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन आप जानते ही हैं। यूनाइटेड नेशन जब बना तो यूनाइटेड नेशन में पहली बार इस बात को कहा गया कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो हेल्थ के लिए हमेशा काम करे। फिर इसके लिए इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस बुलाया गया 1946 में। एक सम्मेलन ऐसा बुलाया गया जिसमें यह कहा गया कि भाई हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हेल्थ के लिए लगातार काम करे, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को और उनके हेल्थ मिनिस्टर को साथ में लेके आए, कॉन्फ्रेंस करें, बात करें, कैसे कैसे उस पर रिसर्च करनी है, डिजीज कौन सी है, उसे पेंडेमिक कब डिक्लेयर करना है, क्या क्या एडवाइजरी होनी चाहिए दूसरे देश में जाने के, इन सब विषयों पर बात की गई। और इसी बात के बाद 1947 में 7 अप्रैल, यहां पर ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 56 मेंबर, या ध्यान दें 7 अप्रैल 1948 को यूएनओ के अंडर जब WHO को बनाया गया तब उसमें कितने मेंबर थे? 56 मेंबर थे। ठीक है, इतने मेंबर बनाए गए। और मुझे यह भी बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में WHO में कितने मेंबर हैं? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट में लिखिएगा। अच्छा ठीक है, तो ये बनाया गया। अब जरा देखिए इसने आगे क्या क्या काम स्टार्ट किया, यानी किस प्रकार के काम होने लगे। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर WHO का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ मतलब समझ रहे हैं ना कि ये कैसे कैसे काम करेगा। तो जो ये बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो WHO का, वो बनाया गया 22 जुलाई 1946 को। और दूसरा, इसे इंप्लीमेंट कब किया गया? लागू। देखिए दो डेट आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 22 जुलाई 1946 को, और इसे इंप्लीमेंट कब किया गया? इसे इंप्लीमेंट किया गया 7 अप्रैल 1948 को। दैट्स व्हाई द डे ऑब्जर्व वर्ल्ड हेल्थ डे। सभी को समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दें, इसे यूएनओ ने अपना एक पार्ट कब माना? क्वेश्चन आ सकता है, यूएनओ ने WHO को अपना पार्ट कब माना? तो WHO को अपना पार्ट माना उसने 15 नवंबर 1947 को। ये ध्यान रखिएगा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही आज चर्चा होनी है कि किस प्रकार की गलतियां आज देखी गई हैं, WHO ने किस प्रकार से फेवर लिया चाइना का। अमेरिका तो आप देख रहे होंगे ना, टेडमंड जो अभी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अगर वो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कहीं मिल गया तो पीट भी देंगे, है ना, इतना गुस्सा है कि भाई जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल ने क्या किया है पूरी दुनिया को, पेंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत टाइम लगाया। तो जरा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए सभी लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन 7 अप्रैल 1948। हमने बता भी दिया इसके बारे में कि इसी डे को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया है। नॉन पॉलिटिकल है हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद द हेडक्वार्टर ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। It is responsible for the providing leadership in the global health matters, is a very important point. Every 7th April celebrate as World Health Day, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। अब जरा ध्यान दें, अब जरा मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं। स्ट्रक्चर कहने का अर्थ क्या है, स्ट्रक्चर में किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। एक होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है, जो कौन है अभी, जो है टेड्रोस एडमन। टेड्रोस एडमन कौन से हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। फिर होता है एक डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। और फिर देखिए डायरेक्टर जनरल के अंडर कुछ क्या होते हैं, कुछ और असेंबलीज होती हैं। जरा ध्यान दें। डायरेक्टर जनरल ऑफिस पहला, जनरल मैनेजमेंट दूसरा, फैमिली वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ ये अलग होता है, ठीक है। ये किसके लिए काम करता है, ये देखिए हेल्थ सिस्टम एंड इनोवेशन। जो हेल्थ सिस्टम है और उसे इनोवेट, नवोन्मेष, यानी उसे कैसे मानव के सुख में प्रयोग किया जाए, ये सारा काम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफिस का। फिर देखिए जनरल मैनेजमेंट होता है, जैसे HIV एड्स हो गया, TB हो गया एंड अदर डिजीज है, इसके लिए काम करता है जनरल मैनेजमेंट। फिर फैमिली एंड वुमेन, यानी परिवार और महिला और बच्चों के लिए कौन काम करता है, देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड मेंटल हेल्थ, ये सब चीजें इसके लिए काम करती हैं। अब जरा देखिए आगे, देखिए डायरेक्टर जनरल के अंदर ही इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। कितने रीजनल ऑफिस हैं, 6। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने, देखिए जरा कौन कौन से हैं। हाँ, पहला देखिए रीजनल डायरेक्टर जो है, एक अफ्रीका में है, एक अमेरिका में है, एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है, यानी पूर्वी भूमध्य सागरीय में, फिर दूसरा है यूरोपियन रीजन, फिर है साउथ ईस्ट एशिया, और अभी आप एक स्लाइड और आएगी जो इनके हेडक्वार्टर इन सब बताएंगी, और दूसरा वेस्टर्न पैसिफिक। इन सब के अलग अलग काम हैं। देखिए जैसे जो अफ्रीका रीजन है, रीजनल डायरेक्टर जो अफ्रीका रीजन का होगा वो क्या क्या काम करेगा, इसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट करेगा, जनरल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, कंट्री ऑफिस अफ्रीकन रीजन की होंगे, यहाँ पर ऑफिस ऑफ द रीजनल डायरेक्टर होंगे, सारे के सारे काम यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे काम रहेगा, ठीक है। इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें इजीली पढ़ने वाला चीज है, वो सब मैंने बना रखा है बहुत अच्छे से। देखिए क्लास बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, और देखिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम वे टू वे समझाई जाएंगी। इट इज द बेस्ट वे फॉर दिस स्टडी, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए जरा। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जरा सब लोग ध्यान दें। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, ठीक है। फिर होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ही मेंबर जो होते हैं, जो उसके चेयरपर्सन होते हैं, वही कौन चुने गए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उसके स्ट्रक्चर को अभी हम बल्कि और भी करेंगे। फिर सेक्रेटरीट आता है, रीजनल्स ऑफिस कितने आते हैं, 6, ठीक है। और मेंबर कंट्रीज अभी कितनी है, जरा सब लोग ध्यान दें, 193 नहीं है। जरा सब लोग बताइए मुझे कि मेंबर कंट्रीज कितनी है, कमेंट में लिखिए फटाफट से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर, कितने कंट्रीज मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, क्या उसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, तो जरा ध्यान दें। इट इज द सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन की सबसे सुप्रीम बॉडी है, पहला। दूसरा, इट मीट्स एनुअली जनरली, इसका जो होता है प्रत्येक साल मई के महीने में इसकी बैठक होती है। और दूसरे मेन फंक्शंस ऑफ द असेंबलीज आर, देखिए इसमें लिखा गया है डिटरमाइन इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम, हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम को बनाना है। रिव्यू द वर्क ऑफ पास्ट ईयर, पिछले सालों में हमने क्या काम किया है उसको देखना है। अप्रूव द बजट, बजट को बनाना है, क्या क्या कैसे कैसे पैसा खर्च किया जाएगा,
ठीक है। इलेक्ट द मेंबर ऑफ स्टेट, 3 साल के लिए जो स्टेट के मेंबर होते हैं उन मेंबर को चुनना होता है, जिनमें अभी देखिए अभी डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ आएंगे। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसे सर बोला जाता है, द हेड, जो मेन काम करता है। असेंबली तो केवल प्रोग्राम्स बनाती है, अब प्रोग्राम्स प्रपोज करती है, लेकिन उसे पास करना, उसके बारे में आगे क्या क्या गाइडलाइंस होंगी वो सब ज्यादा कौन डिक्लेयर करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड कौन बने हैं? हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जरा देखिए वो जो जिसके हेड बने हैं उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड माना जाता है, द मेन पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए पहले इनके बोर्ड में 18 मेंबर होते थे, लेकिन अब कितने हैं? 34 मेंबर्स होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 3 साल होता है। कितना साल होता है? 3। और जो इसका डायरेक्टर जनरल होता है, जिसके हेड अभी कौन है? टेड्रोस एडमंड हैं, जिसके हेड, उनका टाइम पीरियड होता है 1 साल। सब लोग ध्यान दें, लेकिन वो बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे टेडमंड एड्रोस 2017 में चुने गए थे, तो वो अभी तक हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, और चीन ने उनको बनाने में बहुत हेल्प करी थी, वो हम आगे अभी देखेंगे। एटलीस्ट 3 मेंबर इलेक्ट इन फ्रॉम ईच रीजन, प्रत्येक क्षेत्र से 3 मेंबर चुने जाते हैं। दे आर कंपोज्ड टू टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। अच्छा, वो लोग किस फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए? हेल्थ। डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, आप जानते हैं। द बोर्ड मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस ईयर, एक साल में इनकी बैठक होती है। अच्छा देखिए सभी लोग ध्यान दें, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके हेड बनाए गए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड बनाए गए हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जब इसकी बैठक होगी तभी ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जेनेवा में ही बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। जबकि अदर पद जो होते हैं, अदर पोस्ट होते हैं, उनके लिए ये होता है कि उन्हें वहीं पर जाकर काम करना होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, द मेन फंक्शन ऑफ बोर्ड इज टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ द असेंबली। सब लोग ध्यान दें, इसका मेन काम क्या होता है? जो असेंबली है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका काम ये है कि किसका? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम ये है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी क्या बनाएगी? प्रोग्राम्स बनाएगी, हेल्थ पॉलिसी बनाएगी और प्रोग्राम बनाएगी, उसको अप्रूव करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव असेंबली का काम है। ओके, इट हैज ऑल्सो पावर टू टेक एक्शन इन एन इमरजेंसी। देखिए, अगर किसी सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, बस समझ आया, तो वो भी कौन डिक्लेयर करेगा? एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। सच एज एपिडेमिक, अगर मान लीजिए किसी को महामारी डिक्लेयर करनी, एपिडेमिक डिक्लेयर करना है, तो उसकी पावर भी किसके हाथ में है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के हाथ में है। अब आप यहां समझ रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पावर है WHO के अंदर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर देखिए अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। मान ली कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया है, तो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, ये सब डिसीजन कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। क्लियर हो गया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और प्रत्येक स्लाइड का हो जाना चाहिए। अब जरा आगे चलें, नेक्स्ट देखें। हाँ, ये तो WHO के रीजन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया का न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। अफ्रीका का आप जानते हैं ब्राजीविला, कांगो की कैपिटल है। अमेरिका में वाशिंगटन DC में है। यूरोप में कहाँ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में। सिकंदर का फेवरेट जगह था अलेक्जेंड्रिया, आप जानते हैं। अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ नाइल रिवर, नील नदी के मुहाने पर है अलेक्जेंड्रिया, और सबसे बड़ा पोर्ट भी है, ये ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न पैसिफिक का है मनीला, मनीला में फिलीपींस, और फिलीपींस मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। तो वेस्टर्न पैसिफिक का 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं, हाँ? और वो कहाँ कहाँ पर? यहाँ आएगा, याद होना चाहिए। और आगे जो भी एग्जाम आएगा उसमें 100% लिख लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन आना ही आना है WHO से। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रखिए सर, एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई मिस्टेक, जो मिस्टेक करेगा ना एग्जाम में सीधा बाहर होगा, ये लिख लें कॉपी में वही, ठीक है। तो देखिए WHO के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम देखिए जरा, हेल्थ एजुकेशन, और बताने की जरूरत नहीं है।
फूड, देखिए सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड द बेसिक सैनिटेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रोग्राम हैं, डिजीज डिक्लेयर करना, ट्रीटमेंट एंड कॉमन डिजीज एंड द इंजरीज, प्रोविजंस ऑफ दीज एंटाइल ड्रग्स, ये सारे के सारे होंगे। जरा सब लोग ध्यान दें, फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, ठीक है, बायोमेडिकल, ये सारी की सारी। इसके अलावा और क्या काम है जरा हम बता देते हैं, कुछ तो वो मैं बता दूं। पूरी दुनिया में कोई बीमारी, नई बीमारी है या पुरानी बीमारी है या किसी बीमारी का कोई अलग से रूप है, ये भी कौन डिक्लेयर करता है? WHO। अगला ध्यान दें, कोई डिजीज पैंडेमिक है, महामारी है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज में लाई जाएगी, कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, यह भी डिक्लेयर कौन करेगा? WHO। बस समझ आया? दो देशों के बीच में हेल्थ को लेकर अगर उन्हें एक साथ काम करना है तो इसके लिए भी कौन कहेगा? WHO। सभी लोग ध्यान दें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है पूरी दुनिया में हेल्थ से रिलेटेड, चाहे तब वो एजुकेशन से हो, हेल्थ एजुकेशन से हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, हर चीज से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना, वर्क करना, काम करना, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं जरा। ये है ये तो आप जानते हैं टेड्रोस एडमंड हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में? जरा ध्यान दें, इथोपिया के हैं ये बेसिकली, और इथोपिया और इनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि इन्होंने पैंडेमिक, कोरोना को पैंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट लगा दी। क्यों लगा दी, कैसे लगा दी? इन्होंने चाइना का साथ दिया। तो मैं ये बता दूं आपको कि आप जानते हैं चाइना की इकोनॉमिक्स अभी $12 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स है, और अमेरिका की क्या है आप जानते हैं, $21 ट्रिलियन के लगभग इकोनॉमिक्स है। और इंडिया कहाँ है? इंडिया को तो बोला है ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये बोला है कि अगले 5 सालों में हम क्या बनाएंगे? $5 ट्रिलियन की क्या बनाए? इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमिक्स कितनी, जीडीपी कितनी है? लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जब $12 ट्रिलियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड देते हैं उसमें भी उसने जबरदस्त वृद्धि की है। और जबरदस्त वृद्धि करने के साथ उसने अपने मनपसंद का लगभग 2017 में इनको चेयरपर्सन बनाया। अब जरा आगे देखिए, इथोपिया में है, और इथोपिया में ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की सरकार है वहां पे, यानी ये रूलिंग पार्टी की तरफ से आते हैं। बात समझ आया? और जरा ध्यान दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला गया है कि ऐसा पर्सन आएगा जो डॉक्टर हो। लेकिन जरा ध्यान दें, इन्होंने एक बहुत अच्छे वर्कर रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन इनके पास डॉक्टर के टाइटल नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन फिर भी ये चेयरपर्सन बन गए। अच्छा, चाइना ने बहुत किया। अब जरा ध्यान दें, अच्छा चाइना ने इथोपिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो वन रूट वन बेल्ट वाला जो प्रोग्राम है वहां से होकर गुजारेगा, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। और अब जब बात आई तो इसका कोरोना का जो पहला लक्षण था या पहला जो केस मिला, अभी तो जीरो, जो जिसपे सबसे पहले ये डिजीज देखी गई वो पर्सन तो नहीं मिला है। लेकिन जब इसे नवंबर में ऐसा माना गया कि नवंबर में, काफी सारे रिसर्च से पता लगा कि नवंबर में, जबकि चाइना ने बोला है कि दिसंबर में इसको पहला हमें पर्सन मिला है जिसे कोरोना हुआ था। तो जब इन्होंने इस सारी डिक्लेयर हुआ तो पहली बात चाइना ने सारी खबरें छुपाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भाई इन्फॉर्म नहीं किया टाइम से। फिर जब इन्फॉर्म किया तो 31 दिसंबर तक इन्फॉर्म किया। जब 31 दिसंबर तक इन्फॉर्म किया तो जनवरी का मंथ आया, जनवरी में भी कुछ हुआ नहीं। लगभग 23 जनवरी को टेडमंड साहब ने चीन की क्या करा था, यात्रा करी थी, और नहीं 23 को उन्होंने उसे लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, और 28 जनवरी को टेडमंड साहब ने वहां की यात्रा करी। अच्छा, वहां की यात्रा करी तो उन्होंने खूब तारीफें की और ये बोला कि भाई इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ट्वीट क्या किया कि कोरोना इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। अरे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, पूरी दुनिया बेफिक्र है। भारत जैसे देशों को तो खबर ही नहीं थी कि कुछ हो भी रहा है ना। अमेरिका को भी नहीं थी खबर, किसी को नहीं थी। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा भाई कम्युनिकेबल डिजीज, तो किसने कहा डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या हुआ, फरवरी का मंथ आया, 16 फरवरी को अमेरिका को जैसे ही पता लगा, अमेरिका में हलचल हो गई।
फरवरी को अमेरिका ने क्या किया, अपने सारे नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करी कि वुहान की यात्रा करने से बचें, सभी लोग वुहान यात्रा करने से बचें। और जैसे ये जो ट्रैवल करने की एडवाइजरी जारी करी, 16 जनवरी को फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ट्वीट किया। और ट्वीट में क्या कहा कि भाई एडवाइजरी जारी करना ठीक नहीं है, ये पेंडेमिक डिजीज नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जाइए आराम से पूरी दुनिया में घूमिए। और ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मान ली गई। अमेरिका ने कहा भाई अच्छा ऐसी बात होगी। अब क्या हुआ, मार्च का महीना आया, बहुत तेजी से बीमारी फैलने लगी। और जब बीमारी फैलने लगी तो 11 मार्च को लगभग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया। अब आप समझ सकते हैं कि दिसंबर यानी जनवरी के महीने तक चीन में ही सिर्फ इसके 80,000 के लगभग केसेस थे, है ना। लेकिन मार्च तक आते आते इसकी संख्या कितनी पहुंच गई, 4 to 5 लाख पहुंच गई। अगर एक महीने में ही बहुत कुछ कर दिया जाता या इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता तो ये बच जाते, पूरी दुनिया बच जाती, है ना। लेकिन वहां देर हो गई। फिर आगे देखिए क्या हुआ। जैसे ही हुआ तो भाई इन्होंने इसके डिजीज डिक्लेयर की, कोविड-19। आप जानते हैं कोविड-19। तो भाई जैसे इन्होंने कोविड-19 डिक्लेयर की तो अमेरिका ने गुस्सा हो गया इनसे। अमेरिका ने कहा भाई पिटेगा क्या, इसका नाम वुहान वायरस रखिए। इन्होंने कहा ना ना ना, वुहान वायरस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन इससे क्या हो जाता, पूरी दुनिया की नजरों में आ जाता, चीन वायरस बोला जाता तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाते चीन को। लेकिन इन्होंने चीन का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसे कोविड-19 डिक्लेयर किया। तभी तो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये क्या है, चीनी वायरस है, वुहान वायरस है, इस प्रकार से उसे संबोधित करते हैं। बात समझ आया। तो इस प्रकार से इसे देखा गया। और वर्तमान समय में अब तो सारी चीजें हाथ से निकल गई हैं, अब तो कुछ है नहीं, उसे रिपीट तो पीछे तो लाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो सारी काम हो गए हैं तो अब इसके लिए फंड मांगना शुरू किया अमेरिका से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अमेरिका ने कहा अब फूटी कौड़ी नहीं देंगे, जाओ चीन के पास से मांगो, हम इसको देंगे ही नहीं कुछ। क्योंकि बार बार इनके ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं कि इन्होंने चीन का साथ दिया है। ठीक है, तो ये आरोप थे और ये एलिगेशन था। लेकिन भारत को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला गया है एग्जीक्यूटिव बॉडी में और उसके हेड बनाए गए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ये भारत के लिए और भारत पूरी दुनिया को क्या दे पाता है। क्या भारत उन सारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा जो उस पूरी दुनिया के लोग भारत से कर रहे हैं, क्योंकि भारत इसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा सफल रहा है। स्टार्टिंग में लॉकडाउन जो उसकी एकमात्र मेडिसिन मानी गई उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और लगातार हमारे साथ बने रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और आगे भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। जनरल स्टडी का नया बैच जल्दी ही आपके सामने अनाउंस हो जाएगा, आज इवनिंग में या कल तक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।